टॉपिक, उसका मेन जो कहना चाहिए एक्सट्रैक्ट है, मेन पॉइंट्स है, जस्ट नोट इट डाउन. So let's start our today's lecture. I'm sharing my screen. Let me know. Is it visible to you? दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's move forward. थोड़ा आगे चलते हैं. पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन जो इंडिया का है. So let's start with the topic professional, technical and skill development education in India. How it is planned, how the principles and policies or some laws regarding the higher education in professional sector, in technical sector, in some skill development programs are commencing, what are the organizations or you can say professional bodies who are making those policies, governing those institutions, and also they are providing, some norms or policy making for the new universities on the new institutions. Now, in Free India, the education was thoroughly recognized, again stressing the importance of science and technology. So, see, science and technology is always, you can say, a backbone for any country or any nation, which leads to, progress. All right, in every sector, whether it is finance, arts and craft, engineering, or medical, or any other field, you can say the science and technology always play, or communication sector. It's a vital role it always play for the development of any country. So there is a huge demand for such development like professional, technical and skill development education. Now this institutions, they are found to be very much necessary. Why necessary? Because they redefine its goal mainly, which is related to economic development. And if a country is economically sound, economically you can say at a highest level, then only the social development possible. And if a country is economically and socially developed, that means it is prosperous nation. So all these developments to ensure, a place for India in the community of prosperous nation, such development, such you can say a demand should be fulfilled in professional sector, in technical sector and skill development sector. तो यदि हम देखें कि कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन, कोई भी देश है, उसका डेवलपमेंट, उसको यदि आगे के डायरेक्शन में जाना है, प्रॉस्परस बनना है या उन्नति करना है, हर डेवलप, किसी का माइक ओपन है तो जस्ट म्यूट योरसेल्फ. तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ जरूरी है. इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा तो ही आप सोशली, सामाजिक रूप से भी आप जो है सक्षम होगे किसी भी चीज को करने के लिए. कोई भी जो डिमांड है आपकी उसको पूरा करने के लिए, तो फाइनेंस सेक्टर अच्छा होना चाहिए. फाइनेंस सेक्टर जो है बेस है किसी भी सामाजिक उन्नति के लिए. और इन सब के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना जो कि टेक्निकली भी साउंड है. टेक्निकल एजुकेशन हर किसी को के लिए हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि वो इतना क्वालिफाइड हो. ठीक है, टेक्निकली मतलब इंजीनियरिंग साइड में. किसका माइक ओपन है? प्लीज बंद करिए, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो प्लीज स्विच इट ऑफ. तो किसी भी, जैसे आप कहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए. अब हर इंसान एक पर्टिकुलर सेक्टर में उसका इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है वो टेक्निकली
मतलब टेक्निकल फील्ड में भी हो सकता है, या उसमें कुछ और हुनर भी हो सकता है, उसमें कुछ स्किल हो सकती है, जैसे कि किसी को कारीगरी का काम आता है, या फिर फर्नीचर का काम आता है, या स्टिचिंग का, दर्जी का काम आता है, लेकिन उसको उतना नॉलेज नहीं है, उसको उतना पता नहीं है कि इसको वो किस तरह से और अच्छी तरह से कर सकता है। तो उसके लिए भी जो है कुछ प्रोग्राम्स चलाना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई ग्रेजुएट हो और मास्टर्स हो ज़रूरी नहीं है किसी भी कंट्री में। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसका जो भी हो, जिसमें उसका मन लगता हो, जो काम वो अच्छे से कर सकता हो। कभी-कभी ऐसी भी चीज़ होती है कि फैमिली में एक चीज़ चल रही है, जैसे टेक्सटाइल बिज़नेस है, कोई कारपेट्स बना रहा है, या दर्जी का काम कर रहा है, या फर्नीचर मेकिंग का काम कर रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में ऐसा चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2-4 लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, बाकी पढ़ना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली उनके इंटरेस्ट के हिसाब से इस तरह से प्रोग्राम्स हों, इस तरह से इंस्टीट्यूट्स हों, इस तरह से स्कूल्स हों, जिसमें कि वो अपने स्किल को और अच्छी तरह से डेवलप कर सकें, और उससे फिर वो रोज़गार पैदा कर सकें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप अपने अपने को तो रोज़गार देते ही हो, लेकिन यदि आपने अपना रोज़गार एक स्टेप ऊपर बढ़ा लिया, तो आप 2-4 और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हो। तो इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एक उन्नत समृद्ध राष्ट्र के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now, the first term which came into in our mind is a profession. Now, the profession is basically a vocation, or you can say uh, a qualified development, you can say a skill development, you can say, or occupational qualified thing, you can say, related to this term vocation. And it is founded upon specialized educational training programs, and the purpose of this is to supply counsel and service to the others for direct or definite compensation through the development of formal qualifications based upon education, apprenticeship, and examination. So these professional regulatory bodies grant approval for the establishment of institutes and determine the standards for the same. Some of the specialized professional bodies are MCI, that is Medical Council of India, then Rehabilitation Council of India, Dental Council of India, Council of Architecture, Pharmacy Council, Veterinary Council, and for Agriculture Research, it is ICAR, Indian Council of Agriculture Research, then Central Council for Homeopathy, then Indian Nursing Council, then Bar Council, and there is CCIM, that is Central Council of Indian Medicine. तो प्रोफेशन हम किसको कहते हैं? प्रोफेशन एक ऐसा टर्म है जो कि क्वालिफाइड लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो हायर एजुकेशन लें और उसी को अपना लाइवलीहुड का एक माध्यम बनाए, उसी से उनको पैसे कमाने। जैसे इंजीनियरिंग, इट इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मेडिकल जो MBBS करते हैं, दिस इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कि लॉ करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फार्मेसी करते हैं, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है, और वही आपके कमाई का, है ना, जो है वो साधन बनेगा। तो वो होता है प्रोफेशनल एजुकेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन, बहुत सारे जो है बॉडीज हैं जो उस तरह के इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करती हैं, उस बनाती हैं, या कोई इंस्टीट्यूट बना है उसको मान्यता देती हैं, या उनकी पॉलिसी मेकिंग करती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं, नियम बनाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में काम कर रही है। जैसे कि मेडिकल काउंसिल है,
वो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए बनी है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए। और एग्रीकल्चर के फील्ड में है उसके लिए अलग क्या कहना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी है, डेंटल काउंसिल है ना, आर्किटेक्चर के लिए, फार्मेसी के लिए है। तो इस तरह से बहुत सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से काम करती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टेक्निकल एजुकेशन। नाउ इन टेक्निकल एजुकेशन यू कैन से this is basically the knowledge of a specific trade, craft, or profession in technical terms. Now, as this time is moving ahead in technological sector, so there is a demand for expanding knowledge or society, you can say, which is multiplying the demands and also the development in this sector. Now, to train students or you can say professionals in response to, you can say, the need of the time. So our system, our education system must be like sound enough or capable enough to give such necessary practical and technical training. So government of India is also like it is very keen, for the universal recognition of our education system. Like we have some high class, high standard institutions or university, so that the people abroad, people or students from the other nation should come and gain the knowledge as in our ancient India. So you have to maintain that standard, all right? And in a similar fashion, our students, the Indian students, go abroad and get the qualification in different universities in different nations. So all those universities are within India. They are trying their best to get the NBA accreditation. NBA is again a national, you can say, board of accreditation. So this was set up by the AICTE in the year 1994, just to establish a particular standard of education, particular standard of infrastructure. So regarding this, the technical education in India, it covers various programs in engineering, in technology sector, management, architecture. Related to architecture is town planning, then pharmacy, then applied arts and crafts, and hotel management also, catering technology also. Everywhere the term technology, it is added. Technology means you are doing or you are getting that knowledge, but it should be technically sound. All right, some you can say apparatus or some labs, or it's not only a bookish knowledge. It should be, you can say, technology entered in each and every field nowadays. So every university or every institute, it should be technologically sound, like having proper infrastructure, having the labs, computer labs, so that they can get the knowledge or they can associate with some other universities or to the world what is going on in that particular field, in that particular in the various universities worldwide. So first engineering college which was established was in Uttar Pradesh in 1947 for the training of civil engineering at Roorkee. Roorkee, earlier it was in UP, now it is in Uttarakhand. Now 3 engineering colleges were opened by the year 1856 in 3 presidencies, Calcutta, Bombay and Madras.
And in Bengal, the College of Engineering and Technology was set up in the Jadavpur University, and many technical courses were started in the University of Banaras, which we call BHU, with great efforts put by Pandit Nandan Mohan Malviya in the year 1917. And after that, after you can say since our independence, 1947, there are a number of engineering colleges, number of technical institutions started, and they are functioning till date, and the number is increasing day by day. It was due to wait a minute. I think it get disturbed. Wait. I think it's visible now. Yeah. Yes, ma'am. Visible. Okay. Okay. And after independence, there are number of colleges, number of institutions, number of technical universities have formed and they are functioning nicely. Some of them and some universities or institutions, they are asked by the UGC and AICT to update, or they give some memorandum to improve their infrastructure or their laboratories, or uh, regarding their faculties and number of students, number of courses they offer. So likewise, the institution and these bodies are functioning. हिंदी में देख लेते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है ये एक तरह से कह लो कि बैकबोन है किसी भी नेशन की जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसके लिए. हालांकि प्राइमरी सेक्टर से ही यदि स्टार्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है, बट हायर एजुकेशन के लिए इट इज मस्ट. क्योंकि आज कोई भी एजुकेशन आप देख लो, यदि आपके पास में कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते, या जो पूरा ज्ञान है, जो पूरा नॉलेज है वो आप नहीं ले सकते. जैसे आपके पास एक मोबाइल है, वो भी बहुत यूज़फुल डिवाइस है. यदि आपके पास लैपटॉप है तो वो और भी अच्छी तरह से आप उसको पढ़ समझ सकते हो. और आपके पास में कुछ जो है चीज़ें और होनी चाहिए कि आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो तो आपका ज्ञान जो है वो और अच्छी तरह से बढ़ेगा. तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए, उन सब चीज़ों को संभालने के लिए जो है अर्लियर, मतलब प्री इंडिपेंडेंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट किए ब्रिटिशर्स ने. कुछ इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे देश के नेता थे उनका भी हाथ है, कि भाई वो भी चाहते हैं कि भाई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाएं, जहाँ पे कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें, क्योंकि एजुकेशन जो है हर चीज़ का बेस है. तो टेक्निकल एजुकेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड हो. कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, आर्किटेक्चर हो, टाउन प्लानिंग हो, फार्मेसी हो, मेडिकल हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या होटल मैनेजमेंट भी हो, केटरिंग भी हो, इवन उसमें भी जो है टेक्नोलॉजी का प्रवेश है. और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला यूपी में
एक सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे ऑलमोस्ट डिफिशिएंट्स आर कैजुअल इन द एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज इन इंडिया, तो इसका थोड़ा हिंदी बता दीजिएगा। अच्छा, ये सेंटेंस, अवर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम प्राइमरी स्किल इन इंडिया ऑलमोस्ट डेफिशिएंट एंड कैजुअल इन एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज। अभी क्या है ना, जो प्रेजेंट डे का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है। मतलब क्या है कि उसमें टेक्नोलॉजी है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, या जिसे कहते हैं कि एथिक्स हैं, वो कम हो गए, है ना, डेफिशिएंट हो गया है। तो उस चीज को भी आगे हम पढ़ेंगे कि उस चीज पे भी स्ट्रेस जो है वो दिया जाता है कि भाई आप ये चीजें भी उसमें रखिए। एथिक्स का होना जो है जैसे आप पीएचडी वगैरह करने जाते हैं तो उसमें एक एथिकल वैल्यूज, एक एथिक्स करके एक सब्जेक्ट है कि आप किसी और का काम ना चुरा लें, कहीं और से आप कुछ और प्रोजेक्ट कर दें, अपना दूसरे का काम अपना बता के दे दें, कुछ मैनिपुलेशन कर लें और बता दें कि हमारा, तो ये सब चीजें नहीं होती है ना। एक सिस्टम होता है हर चीज का कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, और ना सिर्फ कहना चाहिए मॉरल वैल्यूज में, लेकिन एक होता है ना, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं एक सोशल वैल्यूज होती है ना, कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको रहना है, इवन आप अपने घर पे भी रहते हो उसकी भी कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो, उस घर का अच्छा माहौल बनाने के लिए कुछ एथिक्स को फॉलो करते हो, जोर से नहीं बोलते हो, कुछ गंदे शब्द यूज नहीं करते हो, है ना, चिल्ला चोट नहीं करते हो, या बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करते हो ये सोच के कि नहीं घर के लोग हैं। उसी तरह से बाहर आप जब जाते हो तब भी कुछ वैल्यूज को फॉलो करते हो, तो आप एक अच्छे सिटीजन माने जाते हो जब आप गवर्नमेंट के बनाए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो। उसी तरह से इंस्टीट्यूट में रहने के लिए ना सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट बनना है बल्कि एक अच्छा नागरिक भी बनना है। तो वो सब वैल्यूज जो हैं इस टेक्नोलॉजी और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वो थोड़ी सी कम हो गई है। वही चीज ये बता रहा है। तो पहला कॉलेज जो है वो बना 1857 में, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग था। सिविल इंजीनियरिंग मतलब वो 4 ईयर डिग्री वाला कोर्स नहीं था, 2-3 साल का डिप्लोमा टाइप कोर्सेस जो है वो शुरू हुआ रुड़की में। बाद में वो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज बना और बहुत सारे स्ट्रीम्स पढ़ाए गए उसमें, क्योंकि पहले तो सिविल इंजीनियरिंग ही मेन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता था, फिर धीरे धीरे उसमें मैकेनिकल आया, फिर इलेक्ट्रिकल आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आया, फिर कंप्यूटर्स आया, फिर आईटी आया, और उसके बाद अब तो मेटलर्जी है, बायोमेडिकल है, बहुत सारे फील्ड्स में इंजीनियरिंग होती है। पर सारे कॉलेजेस सारी उसमें नहीं कराते हैं, कुछ कॉलेज कुछ स्ट्रीम्स में कराते हैं, कुछ कॉलेज कुछ में कराते हैं, तो इस तरह से। और उसके बाद में 1856 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में कॉलेज बने। उसके बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का कॉलेज शुरू हुआ। फिर बीएचयू जो यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस है, इसको मदन मोहन मालवीय जी ने मतलब एक एफर्ट डाला, बहुत एफर्ट डाला ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो 1917 में वो शुरू हुआ। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाय डे, और अलग अलग कैटेगरी के हैं। कुछ जो है इंटरनेशनली साउंड कॉलेजेस हैं जिनका स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, आईआईटीज वगैरह। उसके बाद में एनआईटीज हैं जो कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अहम कॉलेजेस माने जाते हैं। फिर नंबर ऑफ बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हर स्टेट में। तो इस तरह से जो है इसका डेवलपमेंट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हो रहा है। Now, as we already discussed about AICTE, which is All India Council of Technical Education, this is a council for the development or policy making of higher education in engineering field, in technical field. Now, first, the base was from the CABE, which is a committee of CABE, which was constituted in 1943, only for the technical education.
there was a committee under the CAB. And in 1944, the Sargent report was prepared, and under this report, under the, you can say, recommendation of this report, this AICTE formed in the year 1945. And in 1986, as specified in the NPE, that is National Policy of Education, this was given statutory status for planning, formulation, and maintenance of norms and standards in technical education. Now, the quality insurance, this is a very, very important thing. Once a body is made, it's okay. Policy and all, it's done or made once, it's okay. But to maintain those norms and standards are a very big task, for the quality assurance. They did through the accreditation and funding also in priority areas, and monitoring those fundings, how a fund is given to a particular institute or a university, then how they are spending, for what they wanted that those funds, and how they are spending. So monitoring and evaluation of those funds and all those certification or awards they are giving to the students. So are they maintaining those standards? So all that management of technical education in the country was done by this institute. So this is a very, very important quality assurance, funding, monitoring, and evaluation. Then only the norms and the standards which was set up by the board was maintained in a particular institution or a university. So AICTE grants approval for starting new technical education, for training or research, or the introduction of, they may, existed body can, you can say, enhance or introduce new courses at different levels, different fields, whether it is engineering, town planning, management, pharmacy, any field. So AICTE grants those approvals, and also under this also works under the supervision of UGC, all right? And the headquarter of AICTE is in Delhi, and it has 7 regional offices which are located at Kolkata, Chennai, Kanpur, Mumbai, Chandigarh, Bhopal, and Bangalore. तो AICTE के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ऐसा काउंसिल है जो टेक्निकल एजुकेशन को देखता है. उसके अंदर जो सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश में, वो उसका सुपरविजन करता है. उसके नॉर्म्स को बनाना, उनकी पॉलिसीज को बनाना, और समय के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस करना. यदि और इसके अलावा यदि कोई नया कॉलेज खुला है तो उसका सुपरविजन करना, और यदि किसी को फंड दिया है, जो पुराने कॉलेजेस हैं वो फंड मांगते हैं, यदि उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने टेक्निकल साइड में, लेबोरेटरीज में, या फिर प्रोजेक्ट्स में कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए जो बहुत कॉस्टली होते हैं, या कोई नया ही लैब सेट करना है, या कोई नया ही कोर्स स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो ग्रांट्स हैं या फिर परमिशन है वो उससे लेते हैं. इसके बाद में AICTE का ये भी काम है कि वो इंश्योर करे कि क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वो उसकी गुणवत्ता के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस रहता है. कि किसी ने कोई फंडिंग ली है तो उसके ऊपर मॉनिटर करना, या जो भी उन्होंने एक बार उन्होंने विजिट किया, उनको सब ठीक लगा, लेकिन ये विजिट जो है, जो नए कॉलेजेस हैं उसका वो हर साल या हर 2 साल में करते हैं, और फिर वो जो है एक शीट बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो लैक करता है, कहाँ कमी है,
कहाँ पे उन्होंने ठीक काम किया है, तो उसके हिसाब से वो उसको एक सर्टिफाई करते हैं, एक एक्रेडिटेशन उसका करते हैं, उसको मान्यता देते हैं या फिर मान्यता रद्द कर देते हैं। तो न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, जो रीजनल ऑफिसेस हैं 7, वो कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बैंगलोर में है। फिर थोड़ा सा एक ये भी इम्पोर्टेंट है, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, आर्किटेक्चर। पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एक डिपार्टमेंट होता था आर्किटेक्चर का, पर अभी आपने देखा है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी सिटी का या फिर बिल्डिंग्स का, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो, वो सब में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए विकास हुआ है इस सेक्टर में। तो इसलिए जो आर्किटेक्चर के कॉलेजेस जो हैं वो भी अलग अलग बनने लगे हैं, और उसको सुपरवाइज करने के लिए वी हैव COA, that is Council of Architecture. Now this Council of Architecture, it was constituted by the government under the provision of Architect Act, which was there in 1972. And this act provides for the registration of architects and matters connected therewith. So whatever matters, whatever say problems they are facing, they can approach to this council, and this council take those problems or those issues related to architecture field to the government. So there are some MHRD funded institutions which are under the category of one of the category, maybe central government funded institutions, some state government or state funded institutions, and some institutions are self-financed institutions, which are you can say autonomous bodies, but they have to be associated with this Council of Architecture if it is architectural college or institute. There are some like earlier you can say some institutions which are engineering institutions, they started these courses, and now there are some spatially you can say focused on architecture only. There are architectural institutions also related to the same field. Now there are some institutions which are you can say technical institutions, as we all you can say earlier we have studied universities, about the colleges. So similarly, there are technical educations which are central government institutions, state government or self-financed institutions. And as a part of National Plan of Science and Technology, there are 5 centers for advanced study and research, and they have been set up in the IITs. And these centers, which are in a particular IIT for the particular study, like in IIT Delhi, they have established a center which is totally focused on energy studies. Then in IIT Kanpur, there is Material Science Center. In IIT Kharagpur, it is cryogenic engineering. In IIT Madras, it's ocean engineering. IIT Bombay, it is resource engineering. तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और आज हम देख ही रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि आपको बनाना है, चाहे वो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे आपका ब्रिजेस हो, फ्लाईओवर्स हो, या फिर रेलवेज भी आप बोल सकते हो, मेट्रोज बोल सकते हो,
एयरपोर्ट्स बोल सकते हो या फिर कोस्टल रीजन में पोर्ट्स बोल सकते हो। हर चीज के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो या रेसिडेंशियल मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो हो या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी हो, सब चीजों में डिजाइनिंग की जरूरत होती है और वो काम होता है आर्किटेक्चर। तो पहले आर्किटेक्चर जो है, जैसे कि कोई भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे फील्ड की इंजीनियरिंग हो रही है, जैसे सिविल हो रही है, मैकेनिकल हो रही है, इलेक्ट्रिकल हो रही है। तो उसमें एक फील्ड जो है वो आर्किटेक्चर का होता था, पर नाउ डेज देर आर सेपरेट कॉलेजेस ऑफ आर्किटेक्चर ना, वो सिर्फ आर्किटेक्चर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरी तरह फोकस्ड है आर्किटेक्चर के लिए। तो ये जो काउंसिल, उन्हीं सब कॉलेजेस को देखना और जो भी इश्यूज आते हैं उनसे रिलेटेड उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये काम ये काउंसिल करती है, सीओए। और ये कैसे बनी है, तो प्रोविजन एक्ट है, इसमें प्रोविजन है आर्किटेक्ट एक्ट जो है वो 1972 का, उसके अंदर जो है इस काउंसिल को बनाया गया। तो इसमें जैसे कि बार काउंसिल है, उसमें अपने लॉयर क्या करते हैं, अपने को रजिस्टर करते हैं कि वो एक रजिस्टर्ड लॉयर हो जाते हैं बार काउंसिल के, क्योंकि बार काउंसिल जो है वो मेन काउंसिल है लॉयर्स के लिए। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में कोई है तो उसके लिए एमसीआई, तो वो वहाँ अपने आप को रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऑथेंटिक हो जाते हो, आपके पास में वो एक सर्टिफिकेशन आ जाता है कि यस यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, यू आर आर्किटेक्ट। तो उनके जो आर्किटेक्ट एसोसिएशन है वो इसलिए बनाया गया कि भाई जो भी उनसे रिलेटेड मैटर्स हैं वो उसको सॉल्व कर सकें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कहीं जगह उसको वो एड्रेस कर सकें और अपनी चीजें, अपनी जो कहना चाहिए कि जो भी दिक्कतें आती हैं वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचाते हैं इस काउंसिल के थ्रू, क्योंकि एक अकेला आर्किटेक्ट तो नहीं जा सकता है, या अकेला इंजीनियर तो वहां नहीं जा सकता। तो आप यदि कहीं उस इंस्टीट्यूट से या उस काउंसिल से रजिस्टर्ड हो तो आपकी चीजें वो वहां पे पहुंचाते हैं। अब कुछ जो MHRD फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में के भी उसमें आते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, कुछ सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, जैसे हमने बाकी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। तो नेशनल प्लान जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसके अंडर 5 सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए स्पेशल स्टडीज के लिए। वो 5 सेंटर्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में ही बनाए गए, क्योंकि वही जो है वहीं पे इतना रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ताकि क्योंकि हर कोई भी नया कोर्स आप चालू करते हो उसकी अपनी एक डिमांड होती है, उसकी अपनी एक नीड होती है कि भाई हमको ये चीजें चाहिए। तो हर इंस्टीट्यूट वो सब चीजें उनको नहीं दे सकता, तो कौन दे सकता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दे सकते हैं जहाँ पे उतनी जगह हो, जहाँ की फैकल्टीज जो हैं वो उसको सपोर्ट कर सकें, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने आए या प्रोजेक्ट्स लें उससे रिलेटेड, और उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी चीजें चाहिए वो दे सके। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हमारे पास में जो वन ऑफ द प्रायर इंस्टीट्यूट्स हैं, 5 जो IITs हैं, IIT दिल्ली में जैसे एनर्जी स्टडीज का सेंटर उन्होंने स्टैब्लिश किया, मटेरियल साइंस के लिए IIT कानपुर में किया, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के लिए IIT खड़गपुर में किया, ओशन इंजीनियरिंग के लिए IIT मद्रास में किया, और रिसोर्स इंजीनियरिंग के लिए IIT बॉम्बे में उन्होंने कुछ सेंटर्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए। अब आती है बात की स्किल डेवलपमेंट और ये सब चीजें, तो ठीक है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now, when there are so many institutions, so many, you can say, all over the country, so many institutions, so many teachers, so there should be some institute which can provide training to those teachers. So basically, these NITTRS, that is National Institute of Technical Teachers Training and Research, they are established mainly for the
teachers who are in polytechnic teachers, because it is supposed if you are graduate in engineering, if you are postgraduate in engineering, and if you are doing some research in particular field, and then you are coming as a assistant professor or a teacher in a reputed, you can say, institute, it is assumed that you are a properly trained teacher. So for those teachers, uh, there are not a particular institute, but for the diploma institutes, which are providing diploma like 2 years, 3 years, 1 year diploma courses. Especially in technical side, there is 3 years diploma courses. And the teachers, they are supposed to be like, they have to, they should be properly trained. So there is an institute which provides the proper training for such teachers, polytechnic teachers, which are located at Bhopal, Chandigarh, Chennai, Kolkata, and they were established in mid 1960s for such training. And also, in the area of education, as well as planning and as well as management, because as a teacher you have to, or you have a duty of teaching, but you have certain other duties also. You have to, as the time progresses, so you have to be updated, in the, you can say, in the field of planning, or how to manage various things, because for a teacher, taking a lecture is one of the duty which is considered to be the main duty, but apart from this there are so many other activities uh, they are involved in. So for the management, for the planning of all those things, proper training should be provided, and it's a duty of prime duty sometimes to the, for the government to provide such training to those teachers. And there are some externally aided projects in technical education that is called Technical Education Quality Improvement Program. So under this project, there is some program for the, quality improvement for the teachers. And it was launched by the MHRD in 2002 to upscale and support the ongoing efforts in improving the quality of technical education. And it were implemented with the assistance of World Bank. And then there is a technician education project. So some training should be given to the technicians, which are which work in different labs, all right, different laboratories concerned in a particular, you can say, stream. So some training should be given to those technicians. So it was again launched with the help of World Bank for the upgradation of polytechnics in the country. तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो हैं वो हर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ऑफिसर्स ही सारी चीजें नहीं कर सकते, कुछ ऑफिसर्स चाहिए तो कुछ उनके अंडर में काम करने वाला चाहिए, कुछ उसके नीचे काम करने वाला चाहिए। तो जो सेकेंड ग्रेड है उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना, जैसे कि क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, क्लास 3 हैं, क्लास 4 हैं, इस तरह से। तो टेक्निकल साइड में भी इंजीनियर्स मतलब बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप लेते हैं, तो आप क्योंकि आप एक डिग्री होल्डर हैं, एक सर्टिफाइड हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन आप सारे लोग वैसे ही हो जाएंगे तो जो छोटे मोटे टेक्निकल काम है वो कौन करेगा। तो उसके लिए भी जो है एक ग्रुप को तैयार करना, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस बने उनको पॉलिटेक्निक कहा गया।
पॉलिटेक्निक्स में जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज भी होती है और बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब इसका एरिया और ज्यादा बड़ा हुआ है ना। उसमें टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें भी होंगी, आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो सकता है, और मैंने जो बोला कारपेंट्री भी हो सकता है ना। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो छोटे मोटे चीजें हैं वो भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। इससे ये अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि आपको क्वालिफाइड लोगों की जरूरत होती है, एक मैन पावर की जरूरत होती है। तो वो उसको ट्रेन करने के लिए पॉलिटेक्निक्स बनाए गए, और इनके जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए जो NITTTRs हैं ये बनाए गए। तो ये जो है वो भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है और कोलकाता में। तो जब भी कोई टीचर अपॉइंट होता है, जिसका भी सिलेक्शन होता है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, और बीच बीच में भी वो कुछ कोर्सेज जो हैं ये टीचर्स ट्रेनिंग वाले चलाते हैं, जिसमें कि आगे के बारे में जो है अपग्रेडेशन के बारे में भी उसको बताते हैं, या कुछ ग्रुप है या कोई इंस्टीट्यूट है वो कोई प्रोजेक्ट भी लेता है तो उसको किस तरह से चलाना है या काम करना है, तो उसके लिए फिर जो है एक अलग से प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको कहा जाता है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है एक्सटर्नली एडेड फंडेड एक तरह से प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको कि वर्ल्ड बैंक फंड करता है। कुछ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, कुछ अमाउंट वर्ल्ड बैंक देता है। और टेक्निकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उसके अलावा जो लैब्स में काम करते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, जैसे कि आपने देखा किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते हैं, कुछ वार्ड बॉय होते हैं, कुछ नर्स होता है, कुछ नर्सेस का काम अलग है, और कुछ आपने देखे होंगे कि जो सारे सेक्शंस हैं उनमें भी कुछ टेक्नीशियंस होते हैं जो पर्टिकुलर मशीन से काम करते हैं। तो उन टेक्नीशियंस की जरूरत जो है वो टेक्निकल साइड में, इंजीनियरिंग साइड में भी पड़ती है। तो उसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, टेक्नीशियंस के लिए भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, या फिर कुछ नई मशीन आई, उस मशीन पे आप कैसे काम करोगे उसकी ट्रेनिंग देने के लिए। तो अपग्रेडेशन जो है पॉलिटेक्निक्स के जो टेक्नीशियंस हैं उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, वो है टेक्नीशियन एजुकेशन प्रोजेक्ट, और वो भी वर्ल्ड बैंक जो है वो उसको फंड करता है। मैम न केवल वो फंड करता है बल्कि असेसमेंट भी करता है क्या? हाँ, फंड करने के अलावा असेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फंड को कहाँ यूज करते हो। यदि आप ढंग से यूज नहीं किया, या आपकी वो होती है ना, ऑडिट भी होता है, और एक बॉडी है जो ये सब पे चेक रखता है कि आपको फंड दिया गया है। एक पर्टिकुलर फंड ऐसे नहीं देते हैं, फंड के लिए आपको जो इंस्टीट्यूट है वो अप्रोच करता है अपने काउंसिल को, काउंसिल अप्रोच करता है यूजीसी को, फिर यूजीसी रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसको, और इसको फंड दिया जाए। फिर गवर्नमेंट मैनेज करता है कि वो इंस्टीट्यूट को फंड दिया जाए, नहीं दिया जाए, कितना दिया जाए। अब जैसे आपने अभी देखा कि जो टेक्निकल साइड है, जो टेक्नीशियन साइड है, या जो पॉलिटेक्निक्स है, इनको रेज करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक ऑफिस में एक लीडर होता है लेकिन उसके नीचे काम करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो उसी तरह से पॉलिटेक्निक के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी जरूरत ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा जरूरत फिर टेक्नीशियंस की होती है। तो इनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस बने उसको वर्ल्ड बैंक ने जो है वो प्रमोट करने के लिए, फिर गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनली जो बॉडीज हैं उनसे फंड लेती है। तो वर्ल्ड बैंक भी जो है इन सब चीजों को प्रमोट करता है। तो अब यदि वर्ल्ड बैंक आपको पैसे दे रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रहा है, तो वो आप पे वॉच रखता है, आप पे मॉनिटरिंग करता है। और यदि पैसे आपने ठीक से खर्च नहीं किए, या गलत खर्च किए, या वो आउटपुट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, जो आपने एश्योर किया था, तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फिर एक प्रोग्राम चला, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, स्किल डेवलपमेंट। आपकी क्लास है क्या? आई थिंक टाइम तो हो गया है आपका।
ये और एक जी मैम टाइम हो गया है। टाइम हो गया है और ये 2-3 स्लाइड का है, तो हम इसको कल करते हैं। यहीं पे हम अपना सेशन को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। ना समझ में आने वाला ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता, बट इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन